सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की कक्षा 7वीं का पाठ 7 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका अनुराधा मोहिनी जी हैं। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लेखिका का परिचय कर लेते हैं। अनुराधा मोहिनी जी जो हैं, उनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपनी विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। तो इस प्रकार ये जो लेखिका हैं, उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनके द्वारा और भी कई अनुवाद किए गए हैं। वैचारिक और ललित जो पुस्तकें हैं, उनका भी उन्होंने संपादन किया है। तो ये जो पाठ है यहाँ पर वहाँ उन्होंने दिया है, जहाँ चाह वहाँ राह। अब पाठ का जो परिचय है वो हम कर लेते हैं। प्रस्तुत जो कहानी है, जिस प्रकार आप उसका नाम देख रहे हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, यह एक मुहावरा भी है। जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ होता है कि जहाँ पर हमारी इच्छा होती है वहाँ मार्ग अवश्य निकल ही आता है। तो इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर सकता है। इसी प्रकार येसंबा गांव के बीचों बीच जो एक नाला बहता है और बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते, और वही छोटे छोटे बच्चे आपस में सलाह करते हैं और नाले पर पुल बनाने का कार्य निश्चित करते हैं, जिसके लिए वो गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर बनाने की उसकी सामग्री खरीदते हैं और बुज़ुर्गों के अनुभव का लाभ उठाकर वहाँ पर एक पुल बना लेते हैं। और जो काम वो सिर्फ 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान में ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो चाह है वो किस प्रकार एक पुल बनाने में राह का कार्य करती है, ये यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया है। तो चलिए अभी हम पाठ पढ़ते हैं। येसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। येसंबा नाम का एक गांव था, वहाँ पे एक पाठशाला थी। तो उस प्रकार पाठशाला की घंटी जो है वो बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। बारिश जोरों से हो रही थी, जिसकी वजह से जो प्रार्थना है वो मैदान पर न होकर कक्षा में ही की गई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। जब उनके जो गुरुजी हैं वो उपस्थिति ले रहे थे, उपस्थिति का अर्थ है अटेंडेंस, जब वो अटेंडेंस ले रहे थे तब उन्होंने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी आए हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तभी जो बच्चे कक्षा में उपस्थित थे, उन्होंने सबने एक स्वर में कहा कि नाले की वजह से आज काफ़ी बच्चे अनुपस्थित हैं। येसंबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। ये जो येसंबा गांव है, उसके ठीक बीच में एक नाला था और गांव की बस्ती जो है वो नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। इसका अर्थ है कि लोगों को बस्ती से नाला पार करके पाठशाला या खेत जाना पड़ता था। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था।
बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। बच्चे छोटे थे, इसलिए उनके लिए वो नाला लांघ कर पाठशाला जाना बहुत ही कठिन हो जाता था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, और जब भी बारिश जोरों से होती तो नाले में पानी भर जाता था और बच्चे पाठशाला जा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनकी उपस्थिति पर असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये सब बाकी यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। इसकी वजह से गांव के बच्चों ने एक गीत ही बना दिया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये सब बाकी यही कहानी। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। ये तो आप जानते ही होंगे कि यदि हम कक्षा में एक दिन भी अनुपस्थित होते हैं तो वो जो पढ़ाई होती है वो हमारी जो है हम वापस उसे हमें करना पड़ता है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं या जो वो लिखवाते हैं उसका हमें नुकसान होता है। तो इस प्रकार जब वो एक एक हफ्ते तक कक्षा में अनुपस्थित रहते थे तो उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करें, मार्ग असंभव था। परेशान तो सब थे, लेकिन उन्हें कोई भी उसका उसे किस प्रकार उसका निदान निकाला जा सकता है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यहाँ पर देखिए लेखिका ने बताया है कि असंभव में जो शब्द है, मूल शब्द क्या है, संभव। तो यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण येसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। उस दिन भी यही हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और अधिकांश विद्यार्थी जो है वो पाठशाला नहीं जा पाए। तो दोपहर में जब बारिश रुक गई तब जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर आकर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? यह सब मन गढ़ंत कहानी है, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। तो यहाँ पर देखो, एक उन्होंने लेखिका ने ये बात भी समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी अंधविश्वास में फंसना नहीं चाहिए। गांव के अधिकांश लोग, जो पहले के लोग हैं, वो ऐसी कोरी कल्पना उनकी होती है कि जो पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ या इसका पीपल के पेड़ होते हैं, उनके नीचे भूतों का निवास होता है उनमें, तो इस प्रकार वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो जूही ने इस बात को बिल्कुल नकारते हुए कहा कि भूत वूत कुछ भी होता नहीं है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी हैं। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। तो यहाँ पर सब बच्चे आपस में बातचीत करने लगे कि उनकी कितनी अनुपस्थिति हो चुकी है कक्षा में। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। तभी जो आशीष है उसने गंभीर होते हुए कहा कि हर साल बरसात तो ऐसे ही होगी और हम हर साल इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तभी तुषार ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। सच कहा तुषार तुमने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं।
आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तभी दामिनी नाम की जो लड़की थी उसने बिल्कुल आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो हम बच्चे ही हैं। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। तब उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर सोचेंगे तो कोई ना कोई राह ज़रूर निकल आएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे उसने उनको हिम्मत देते हुए कहा कि कोशिश जो करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। जैसे ही दामिनी ने इस प्रकार की सकारात्मक सोच सबके सामने रखी, सबके सोचने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल सकारात्मक हो गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। अब सारे जो बच्चे अब तक ये सोच रहे थे कि हम बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो सवाल उनके मन में थे, अब वही बच्चे जो है वो एक सकारात्मक रूप में सोचने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। ये जो भावना है, ये जो विश्वास है, ये उनके मन में आ चुका था। हल मिल गया। हर बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ हाँ, पुल। तभी आशीष ने सबको बताया कि हम पाठशाला बरसात के दिनों में भी नियमित रूप से जा पाएंगे यदि हम वहाँ पर नाले पर पुल बना लेंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तभी उसने कहा कि विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें मैंने कई बार पुल की जानकारी पढ़ी है, और जब हम शहर गए हैं तो हमने कई बड़े बड़े पुल भी बने हुए देखे हैं। और इस प्रकार हम जो अंतरजाल है, अंतरजाल का अर्थ है इंटरनेट, इंटरनेट से और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। गांव का जो नाला है वो काफ़ी बड़ा तो नहीं था, तो उसने कहा कि हमें कम से कम 10 फीट का जो पुल है वो बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह येसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। आज तक गांव के जो लोग हैं वो सिर्फ उस पुल के बारे में वो जो नाला है उसके बारे में सोचते थे कि बरसात आती है, बड़ी परेशानी होती है। वो सिर्फ इस बात को सोचते थे और उसके बारे में सिर्फ चर्चा करके उसको वहीं पर छोड़ देते थे, और हर वर्ष वो यही करते थे। परंतु उन्होंने कभी भी उसका निदान ढूंढने की कोशिश नहीं की, कभी भी उसका प्रयत्न नहीं किया। लेकिन आज जब इन छोटे छोटे बच्चों के मन में ये विचार आया, तब सभी जो गांव के व्यक्ति थे उनके मन में भी विद्यार्थियों के लिए प्रशंसा का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने उनके हौसले की प्रशंसा की। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। तो देखो किस प्रकार ये जो बच्चे थे उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, छोटे छोटे समूह बना लिए, और हर एक को अलग अलग काम जो है वो सौंप दिया गया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पुल बनाने के लिए उसकी उन्होंने सूची बनाई, और इसके लिए जो रुपयों की आवश्यकता होगी उसके लिए उन्होंने गांव के हर एक व्यक्ति से 20-20 रुपये लेना आरंभ कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अब ये जो कार्य है ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रह गया था। गांव के जो शिक्षक हैं और जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो सभी भी उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ चुके थे।
देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी और गांव का हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि ये जो बरसात में पुल की समस्या, मतलब जो नाले की समस्या होती है, वो उसका निदान निकाला जाए। तो सभी ने इसमें बहुत ही खुशी से उनकी जो भी सहायता राशि है वो दी। बुजुर्गों का अनुभव, युवकों की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था और इस प्रकार ये जो कार्य है उसमें बुजुर्गों का अनुभव था, युवाओं की शक्ति थी और ये जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका जो उत्साह है, ये सब मिलकर काम कर रहे थे। और इस प्रकार के जो संगठित प्रयास है, संगठित प्रयत्न होते हैं, वो बहुत ही जल्दी आकार लेने लगते हैं। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। तो इस प्रकार पुल बनाने के लिए उन्हें किसी मजदूर या किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। गांव के जो सारे लोग थे वो इस काम में पूरी लगन से लग चुके थे और हर एक व्यक्ति जो है गांव के साथ जो है वो मिट्टी का भराव करने में लगा था। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था और इस प्रकार एक एक दिन जो था वो उनके स्वप्न को पूर्ण करने का कार्य कर रहा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई और आखिरकार खुशी का वह दिन भी उदित हो गया। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। जो वर्षों से वो परेशानी झेल रहे थे वो अब दूर हो चुकी थी। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। सिर्फ 15 दिनों में, सोचो बच्चों, सिर्फ 15 दिनों में उन बच्चों ने और गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर सामूहिक श्रमदान करके वह पुल को बनाकर तैयार कर दिया। पूरे गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था और इसी पुल के बनने से गांव का जो लोग हैं उनमें सभी में एकता, संगठन और श्रमदान का जो महत्व है उसको आज उन्होंने समझ लिया था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब दूसरे वर्ष में भी बरसात हुई, बरसात में नाले में पानी भी भरा, लेकिन फिर भी बच्चों को पाठशाला जाने में कोई भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने उस पर पुल बना दिया था। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे वो पुल भी विद्यार्थियों की जो हौसला है उसको वो दाद दे रहा है और कह रहा है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार जूही नाम की जो लड़की थी उसने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का जो वृत्त वो बनाया और संगणक का अर्थ है कंप्यूटर, उसकी सहायता से उसने शिक्षा निरीक्षक के सामने वह प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार ये जो पाठ है बच्चों, इसमें हमें ये समझ में आता है कि यदि हमारी चाह, लगन सच्ची होती है तो हमें रास्ता अवश्य ही मिल जाता है। चाहे कार्य कितना भी कठिन हो, कितना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो, कितनी भी उसमें परेशानियां आए, मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, लेकिन फिर भी हम उसका सामना हिम्मत और हौसले के साथ कर सकते हैं अगर हम में उसे करने की हिम्मत है। तो यदि हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो वो जो लगन है वो हमें उस कार्य करने की प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है। यही यहाँ पर लेखिका ने हमें बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार जो लेखिका है वो हम
आप बच्चों में ये हिम्मत जगाने की कोशिश कर रही है कि यदि आपकी हिम्मत, यदि आप में लगन होगी तो आप जो भी इच्छा रखते हैं उसे पूर्ण करने में कुछ भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है उस कार्य को करने में कुछ समय लगे, कुछ मुश्किलें आए, परंतु आप उस कार्य को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं यदि आपकी लगन सच्ची है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ बच्चों, और मुझे आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप सबसे मैं यही आशा करती हूँ कि आप भी इन बच्चों की तरह इसी प्रकार का जो विचार है वो अपने मन में रखें, और जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह तो निकल ही आती है। तो इस प्रकार मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।